गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज से आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आपके सेकंड चैप्टर का नेम है लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। जैसे कि बच्चों आप लास्ट चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज हमने पढ़े थे 2 टाइप्स के, नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज। तो आज हम नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे। बच्चों नेचुरल में भी अबायोटिक रिसोर्स, अबायोटिक रिसोर्स में कौन कौन से आते हैं? लैंड, एयर एंड वाटर, लैंड, सॉइल एंड वाटर आते हैं। तो पहले हम आपका लैंड रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। बच्चों लैंड में ज़मीन, आप जानते हैं कि अर्थ का जो है 29% पर, अर्थ के 29% पर क्या है? लैंड है। तो हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों लैंड से हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या फ़ायदे हैं लैंड से। तो बच्चों सबसे पहले लैंड इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम। बच्चों जो लैंड है, जो लैंड की कंडीशंस हैं, वो केवल अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे पॉसिबल हैं। लैंड से हमें क्या क्या मिलता है? सबसे बड़ी बात, हमें रहने के लिए जगह मिलती है। खाने के लिए जो हमें भोजन मिलता है वो भी कहाँ से आता है? लैंड पे, इनडायरेक्टली लैंड से, मतलब प्लांट से आता है, लेकिन प्लांट्स किस पे होते हैं? लैंड पे होते हैं। दूसरा क्लॉथ्स, कपड़े भी किससे बनते हैं? लैंड, प्लांट से बनते हैं, प्लांट से मिलते हैं हमें, लेकिन प्लांट्स किस पे होते हैं? लैंड पे होते हैं। तो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, वो हमारी किससे पूरी होती हैं? हमारी ज़रूरतें लैंड से पूरी होती हैं। और हम अपना घर किससे बनाते हैं? लैंड पे बनाते हैं, है ना। और जो भी आज के टाइम में जो भी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, किस पे लग रही हैं? लैंड पे लग रही हैं। यानी कि हमें जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? लैंड से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड। आपको लैंड की इम्पोर्टेंस पता ही है, और हम जान लेते हैं अच्छे से क्या क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट है, इट सस्टेन्स मैनी ऑफ द लिविंग बींग्स। बच्चों ज़मीन पर, लैंड पर केवल इंसान ही नहीं, और भी जो लिविंग बींग्स हैं, यानी कि एनिमल्स हों, इंसेक्ट हों, ऑर्गेनिज्म हों, उन सबको जगह, रहने के लिए जगह मिलती है लैंड पर। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि कृषि किस पे होती है? ज़मीन पर होती है। और एनिमल्स किस पे रहते हैं? ज़मीन पर रहते हैं। यानी कि एनिमल्स को भी शेल्टर, घर किस पे मिलता बनाते हैं? वो लैंड पे बनाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है, इट सपोर्ट्स फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड्स। बच्चों जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, वो भी किस पे होते हैं? आपके ज़मीन पर होते हैं, लैंड पे होते हैं फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट में एनिमल्स का शेल्टर होता है। और ग्रास लैंड, यानी कि एनिमल्स को भोजन भी किससे मिलता है? ज़मीन से मिलता है। यानी कि ग्रास लैंड, जहाँ पे वो जो हमारे हार्बिवोरस एनिमल्स हैं, उनको घास कहाँ से मिलती है? लैंड से मिलती है। फिर आपका ह्यूमन सेटलमेंट एंड वाइल्ड लाइफ डिपेंड ऑन लैंड, यानी कि जो ह्यूमन है और वाइल्ड लाइफ है, वो दोनों किस पे डिपेंड है? लैंड पे डिपेंड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड उर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ यानी कि उद्योग धंधे लगते हैं, लैंड पे लगते हैं, और वो अपने रॉ मटेरियल के लिए भी किस पे? लैंड पे, यानी कि प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। फिर है उर्बनाइजेशन, यानी कि हमारे रहने के लिए जगह भी लैंड पे मिलती है। फिर लास्ट पॉइंट है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे लाइंस इज़ पॉसिबल ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। बच्चों आपके रोड किस पे बनते हैं? लैंड पे बनते हैं। और रेलवे लाइंस भी किस पे बिछती हैं? लैंड पर। तो लैंड का इम्पोर्टेंस तो आपको पता चल ही गया होगा। अगर बच्चों लैंड नहीं होगी तो हमारी बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं होंगी, और आगे के तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। फिर इसके बाद बच्चों आपका सेकंड हम पढ़ेंगे, हम ये लैंडस्लाइड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके चैप्टर में नहीं है लैंडस्लाइड। आपको लैंड के बारे में तो पता चल गया। आपको 1-2 पॉइंट और बता देती हूँ लैंड के बारे में, कि जो लैंड का की जो 90% जो पॉपुलेशन है वो किस पे रहती है? वो सिर्फ 30% लैंड पर रहती है। यानी कि 90% पॉपुलेशन अर्थ के 30% लैंड पर रहती है। और जो 70% जो लैंड है वो खाली पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रहने लायक कंडीशन नहीं है। वो क्या है? लैंड वो या तो बहुत ज़्यादा रॉकी है, यानी कि पहाड़ हैं, या वहाँ पे बहुत ठंडी हवा चलती है, या वो बहुत ज़्यादा गर्म है।
तो वहाँ पे रहने के लिए सही नहीं है, तो इसलिए वो जगह खाली पड़ी हुई है। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे आपका सॉइल इरोज़न। अब आपका सेकंड पॉइंट है आपका सॉइल इरोज़न। ये सॉइल हमने नेचुरल रिसोर्स में पढ़ा था, लैंड था, दूसरा सॉइल था, तो हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों सॉइल क्या होती है? मिट्टी। अब लैंड है, ज़मीन है, ज़मीन पे क्या मिट्टी मिलती है, मिट्टी में ही जो है हमारे जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं या ऑर्गेनिज्म हैं वो रहते हैं। तो मिट्टी बनती कैसे है बच्चों? मिट्टी आपकी जो हमारे रॉकी एरियाज़ होते हैं, इनकी जो पहाड़ होते हैं, रॉक्स होती हैं, उन पे क्या लगातार बारिश होती है, बारिश होगी है ना, तेज़ बारिश होगी, फिर क्या होगा, एकदम से ठंडे हुए, फिर क्या हुआ, एकदम तेज़ धूप निकली, तो क्या हुआ, एकदम गर्म होकर जो पहाड़ हैं ये टूटने लगते हैं, है ना। फिर इन पे बारिश होती है, फिर से इन पे बारिश हुई तो क्या हुआ, वो जो पहाड़ था वो टूटने लगे। जब टूटते हैं तो आपस में रिगड़ कर, जब तेज़ हवा चलती है तो आपस में रिगड़ते हैं, तो इस तरीके से बहुत लंबी प्रोसेस चलती है। उसके बाद क्या, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, और वो बच्चों वही क्या बन जाती है, सॉइल बन जाती है, मिट्टी बन जाती है। अब बच्चों मिट्टी भी आपकी 6 टाइप्स की होती है, जो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे सॉइल इरोज़न। बच्चों सॉइल तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के लिए, लिविंग बींग्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि हमें क्रॉप्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और बच्चों अगर हम उसी मिट्टी को हम क्या करें, वेस्ट करें, है ना, हमारी वही मिट्टी बर्बाद होने लग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोज़न, यानी कि मृदा अपरदन। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या डेफिनेशन है? सॉइल इज़ द लोस्ट मटेरियल लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन एंड डिकेइंग ऑफ रॉक्स बाय द वेदरिंग प्रोसेस। जो मैंने आपको बताया भी कैसे कैसे सॉइल बनती है, और सॉइल मिलती कहाँ है, बस आपकी जो अर्थ का जो प्री लेयर होती है, यानी कि क्रस्ट जो होती है, वो वहीं पे मिलती है सॉइल, यानी कि अपर मोस्ट लेयर पे। अब जो है वो मिट्टी का क्या हुआ, मानो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या बारिश की वजह से क्या होने लगा, मिट्टी बह जाने लगी, तो वही क्या है, सॉइल इरोज़न है, यानी कि मिट्टी का अपरदन, मिट्टी का ह्रास। तो उससे में क्या क्या होंगे हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल रिसोर्सेज। तो सॉइल क्यों ज़रूरी है? सपोर्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कि बच्चों ये हर सॉइल जो है हर तरीके की लाइफ को, यानी कि हर लिविंग बींग्स को सपोर्ट करती है। प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑल न्यूट्रिशंस फ्रॉम सॉइल। अब बच्चों प्लांट्स के लिए तो सॉइल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड जो है किसकी हेल्प से बनाते हैं, सॉइल में से न्यूट्रिशंस लेते हैं, जब ही बना पाते हैं अपना फूड। और प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट है सॉइल डिटरमाइंस द एनिमल लाइफ इंडस्ट्री। अब जो सॉइल जो है एनिमल लाइफ को चलाती है। फिर इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द पॉपुलेशन। अब जो मिट्टी का सीधा प्रभाव हमारी जनसंख्या पे पड़ता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए या क्रॉप के लिए, फूड के लिए। प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़। मिट्टी में बच्चों प्लांट्स होते हैं, और प्लांट से ही क्या हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल प्राप्त हो पाता है। सपोज़ कीजिए कोई इंडस्ट्री है किसकी, कपड़ों की, तो उसके लिए जो कॉटन है वो कहाँ से आएगा, प्लांट से आएगा। प्लांट्स किस पे होंगे, हमारे लैंड पे, मिट्टी में होंगे। फिर नेक्स्ट आपका इन्फ्लुएंसेस द एग्रीकल्चरल ग्रोथ पॉपुलेशन। इसका जो है मिट्टी का सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ पर पड़ता है, हमारी पॉपुलेशन पर पड़ता है। होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद हम कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन में हम सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी के ह्रास की बात कर रहे थे, कटाव की बात कर रहे थे, वो पॉइंट आ गया है। तो बच्चों इसके क्या क्या रीज़न्स हैं। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि मिट्टी का जो ह्रास होता है वो कैसे होता है, मानो जो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जो प्लांट्स लगे हुए हैं हम उनको काटना शुरू कर दें। हम करते हैं ना, आज के टाइम पे हमें फर्नीचर चाहिए तो उसके लिए हम लकड़ी काटते हैं, लकड़ी काटने के लिए हम प्लांट्स काटते हैं। तो क्या होता है, जो प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े रखती हैं, है ना, जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, आपको पता है, तो मिट्टी को पकड़े रखती हैं। लेकिन हम इस पेड़ को ही उखाड़ दें तो क्या होगा, मिट्टी फिर क्या होगा, मिट्टी को कोई पकड़ने वाली चीज़ नहीं होगी, और हवा चलेगी और मिट्टी उड़ने लग जाएगी, या बारिश हुई तो मिट्टी बह गई।
तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों को कटना। फिर नेक्स्ट ओवर ग्रेजिंग, मानो जो एनिमल्स हैं अगर वो ज़्यादा चर रहे हैं, ये घास चर रहे हैं, तो घास के साथ क्या क्या मिट्टी भी उखाड़ेंगे, तो उससे क्या हुआ, सॉइल इरोजन हुआ। फिर हैवी रेनफॉल, मानो ऊंची जगह पर भारी बारिश आती है तो उससे मिट्टी बह जाती है। फिर है स्ट्रॉन्ग वाइंड, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग वाइंड यानी कि तेज़ हवाएं चलने लगे उससे ही मिट्टी उड़ती है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन, जो हमारे कल्टीवेशन करने के मेथड्स हैं वो हमारे ठीक नहीं हैं, इनकी जो भी कृषि हो रही है, कोई भी काम हो रहा है वो ठीक नहीं है। फिर है केयरलेस एंड एक्सेसिव इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है बच्चों जो फसलों में पानी लगाया जाता है तो वो अगर ज़्यादा मात्रा में लगाया जाए तो क्या होगा, मिट्टी बह जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, फ्लूड। फ्लूड मीन्स होता है बाढ़। बाढ़ में तो आपको पता ही है, मिट्टी है, प्लांट्स हैं, बाढ़ आई, तेज पानी का बहाव हुआ तो सब मिट्टी, प्लांट्स सब बह जाएंगे। तो उससे क्या होगा, ये हमारे सब पॉइंट क्या हैं, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के कारण हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन के क्या क्या प्रभाव पड़े, क्या हुआ इससे, सॉइल इरोजन से रिड्यूसिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि हमारी सॉइल की जो उर्वरकता है वो ख़त्म हो जाएगी। कॉजिंग फ्रूट्स, बाढ़ आने लगेगी। मेकिंग अनफिट कल्टिवेटेड लैंड, यानी कि जो हमारा लैंड है वो कृषि के लायक नहीं रहेगा। फिर है रिजल्टिंग डिजर्टिफिकेशन, यानी कि इससे क्या होगा, अगर सॉइल इरोजन होने लग जाए तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमारी जो लैंड है वो डिज़र्ट में चेंज हो जाएगी। ड्यू टू सिल्ट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टैंक्स आर रिड्यूस्ड, क्या होगा, जो हमारे टैंक बने हुए हैं उनकी मात्रा भी बढ़ने लग जाएगी पानी के टैंक्स में। फिर नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कि हम सॉइल को कैसे बचा सकते हैं। बच्चों हमें पता है ये सब चीज़ें हो रही हैं, कुछ नेचुरल चीज़ें भी हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं, हमको उनको कैसे रोक सकते हैं, उनको नहीं रोक सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में उन चीज़ों को रोक सकते हैं। फर्स्ट है एफोरेस्टेशन, यानी कि हम प्लांट्स को लगाएं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं जिससे कि सॉइल इरोजन ना हो। फिर नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज़, यानी कि हमें ट्रीज़ को काटने से बचना है। फिर नेक्स्ट है आपका कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, यानी कि जो ग्रेजिंग मतलब चरना, यानी कि हमें एनिमल्स को कंट्रोल में ही चरवाना है। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ शिफ्ट कल्टीवेशन। फिर इसके बाद है रिक्लेमेशन ऑफ वेस्टलैंड्स, हमें जो है वेस्टलैंड है उनका भी यूज़ करना है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी बाय ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि हमें अपनी मिट्टी को और भी ज़्यादा उर्वरक बनाना है, उपजाऊ बनाना है फसल उगाने के लिए। ठीक है बच्चों, आप ये मत समझना मैं इससे स्लाइड से पढ़ा रही हूँ तो ये आपकी बुक में नहीं है। बच्चों यही चीज़ें आपके बुक में हैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो इसीलिए मैं स्लाइड से पढ़ा रही हूँ। यही चीज़ें हैं और कुछ अलग नहीं है। बस बच्चों आपके में यही है, ये सब नहीं है। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हमारा एक सोर्स बच रहा है वाटर रिसोर्सेज और आपके सॉइल के टाइप्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।